अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से हर क्षेत्र इस प्रकार से गिरावट फैली, उसने बढ़ते बढ़ते यह स्थिति पहुंचा दी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पूरी तरीके से दुर्गति हुई। यह प्रक्रिया उसके बाद भी थमी नहीं है। आपने देखा है कि कानून व्यवस्था जैसी स्थिति में जहां राजस्थान की स्थिति कभी खराब नहीं मानी जाती थी, आज यह स्थिति हो जाए थाने पर हमला करके अपराधियों को छुड़ा लिया जाए, ये अपने आप में बहुत गंभीर और अत्यंत चिंताजनक। आज ही ये रिपोर्ट्स आई हैं कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार दोगुने हो गए और लगभग प्रतिदिन 10 महिलाओं या बच्चियों के साथ कोई ना कोई अत्याचार हो रहा है। इन सारी स्थितियों के बाद भी मुझे लगता है कि कांग्रेस की इस सरकार को सन्मति नहीं आ रही। स्थिति तो यह है, मुझे ऐसा लगता है कि दुर्गति ने उनकी मति पूरी तरीके से विचलित कर दी। स्थिति यह है कि सरकार निर्णय लेती है और उप मुख्यमंत्री कहते हैं, मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है, यह सरकार के सौहार्द और सामंजस्य का एक अद्भुत नमूना है। इतना ही नहीं, लोकसभा हारने के बाद अब उनकी बना स्थिति ये हो गई है कि अब नगर निगम चुनाव भी जीतने तो क्या ढंग से खड़े होने का आत्मविश्वास नहीं। जिस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा हो कि हम प्रत्यक्ष चुनाव कराएंगे, एक कदम आगे बढ़ते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, फिर एक कदम पीछे हटते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, फिर एक कदम बाएं जाते हैं कि पार्षदों की संख्या बदलेंगे, फिर एक कदम दाएं जाकर कह देते हैं पार्षदों के बाहर से भी ले लेंगे। इसे अंग्रेजी में कहते हैं 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड सिचुएशन ऑकवर्ड। मगर इससे यह स्पष्ट हो गया कि जब प्रदेश की सरकार में नहीं है, कि पराजय की स्वीकारोक्ति कि वो अपने महापौर जिताने की स्थिति में नहीं, और जब वो ये कह दें पार्षदों के बाहर से भी लेने का प्रावधान रहेगा, इसका मतलब महापौर तो छोड़िए, अपने नगर सेवक या पार्षद या कारपोरेटर भी जिताने के लिए वो स्वस्थ नहीं है। तो ये प्रदेश सरकार की पराजय की स्वीकारोक्ति मानी जा सकती है। और जो ये दुविधा दिखती है ना कांग्रेस के चरित्र में कि कभी डायरेक्ट, कभी इनडायरेक्ट, कभी अंदर से, कभी बाहर से, ये तो उनकी सहज प्रगति का अंग है। आप देखेंगे हर मुद्दे पे, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय मुद्दे पर कांग्रेस में यही दुविधा दिखती है। धारा 370 पे बयान कुछ देंगे, फिर दूसरा व्यक्ति कोई दूसरा बयान देने लगेगा। संसद में वोटिंग कुछ और करेंगे, बयान कुछ और देंगे। यूएपीए के मुद्दे, आतंकवाद विरोधी कानून, कभी एक बयान कभी दूसरा बयान, समझ में नहीं आता पक्ष में है कि विपक्ष में है। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स के मुद्दे, आज तक वो अपनी मत स्पष्ट ही नहीं कर पाए कि उनका मंतव्य है क्या। ट्रिपल तलाक पर कुछ बता ही नहीं पाते हैं कि वो किस तरफ है। ये हमेशा दो चित्र में रहते हैं, और यहां पर तो दो सेंटर्स के बीच में रहते हैं। और जब कोई भी चीज दो पार्टों के बीच में फंस जाती है तो साबुत नहीं बच पाता। संत कबीर कह गए हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा। राजस्थान की सरकार उसको पूरी तरह चरितार्थ कर। और अब इस दुविधा की स्थिति वो बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच जाती है कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी वो अनर्गल अनायास टिप्पणियां करना शुरू कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने
भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और स्वतंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए, ऐसा अपना मंतव्य व्यक्त किया। और अचानक ये लोग वीर सावरकर के ऊपर आक्रामक हो गए। और ये पहली बार नहीं है, याद करिए मणिशंकर अय्यर जी मंत्री थे, तो उन्होंने अंडमान निकोबार में जाके पट्टिका उड़वा दी। तो पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि वीर सावरकर भारत के इतिहास के वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने छात्र जीवन में क्वीन विक्टोरिया के शासन की 50वीं वर्षगांठ की मिठाई खाने से मना कर दिया था, अनुशासनात्मक कार्रवाई की। लंदन में जाकर शहीद उनकी आलोचना के लिए जो सभा बुलाई गई, उस पर वो गए और उन्होंने वहां पर खुलेआम विरोध किया, जैसे उनके साथ वहां मारपीट और हाथापाई करते। और इतना ही नहीं, वो भारत के एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिसे 2 जन्मों के कारावास की सजा मिली। 25-25 साल के 2 जन्म, और उसके बाद उन्होंने बाहर निकल के ये कहा था कि चलो मुझे इस बात का संतोष है कि भारत की पुनर्जन्म की अवधारणा को अंग्रेजों ने स्वीकार तो किया, तभी तो उन्होंने 2 जन्मों की बात कही। और जब वो लोग परिहास उड़ाते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के स्वयंभू पुरोधा बन के, मैं एक बार विनम्रता के साथ मगर चुनौती के साथ कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस का एक नेता बताइए जिसे काला पानी हुआ। कांग्रेस का एक नेता बताइए जो अंग्रेजों के जमाने में फांसी चढ़ा। कांग्रेस का एक नेता बताइए जो अंग्रेजों के जमाने में पुलिस की गोली से मारा गया। और राय जी को छोड़कर कांग्रेस का एक नेता के ऊपर प्राण घातक लाठियां भी चली। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन की एकांगी एक पक्षी व्याख्या तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करके राष्ट्र की आत्मा को कलंकित करने का जो काम कांग्रेस ने किया है वो सर्वथानिंदनीय है। और सिर्फ स्वतंत्र वीर सावरकर ही क्यों, उन्होंने तो सूर्य सेन, बाघा जतीन, शकीलनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को क्या लिखा था? रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट तक लिखा था। तो मेरा मानना यह है, प्रदेश का विषय हो, नगर निगम का विषय हो, देश का विषय हो, सुरक्षा का विषय हो या इतिहास का विषय हो, कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, यह महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती का वर्ष। हमारी सरकार ने महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती पे कई संकल्प लिए हैं और उनके जो जो संकल्प, स्वच्छता, खादी हो, जल संरक्षण हो अथवा वृक्षारोपण और सिंगल यूज प्लास्टिक को पर्यावरण का संरक्षण हो, ये सारे के सारे कार्य करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और हम इन कार्यों में सफल होंगे। और यह भी हम आशा करते हैं कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर देश की जनता जो उस दिशा में आगे बढ़ी है कि जो महात्मा गांधी जी की अंतिम इच्छा थी कि कांग्रेस को समाप्त करके नए सिरे से शुरुआत करना चाहिए, संभवतः देश की जनता उस कार्य को सिद्ध करेगी। सुधांशु जी, सवाल आपसे ये है कि आप ये तमाम बातें जो बता रहे हैं शायद कोई हद तक सही है। दूसरी सवाल मेरा ये है कि आप जो आपकी केंद्र में सरकार है, देश में बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, महंगाई बढ़ती ही जा रही है, इस पे न केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपने जो प्रश्न किया है, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आज भी महंगाई की दर विकास की दर से बहुत कम है, जबकि वैश्विक मंदी का दौर चल रहा है सारी दुनिया में, सबको ज्ञात है। जब हमारी सरकार आई थी तो मैं आपको स्मरण दिला देना चाहता हूं, 2014 में महंगाई की दर 8.कुछ% थी और विकास की दर 4.कुछ%। यानी महंगाई की दर विकास की दर से ज्यादा नहीं, दोगुनी थी और आज उसके मुकाबले काफी कम है। यह सरकार की क्षमता और दृढ़ता का प्रमाण है। वैश्विक मंदी है, ये आप स्वीकार कर रहे हैं, तो भारत में भी मंदी है, आप ये स्वीकार कर रहे हैं? निश्चित रूप से वैश्विक मंदी है, तो भारत में मंदी कैसे नहीं होगी, परंतु इस मंदी के दौर में भी विश्व की एक भी बड़ी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है जो हमसे अधिक तेज गति से चल रही है। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत
सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था अभी भी बना हुआ है। अच्छा, एक बेरोजगारी लगातार तैर पसारती जा रही, चाहे राज्य हो चाहे देश हो। बेरोजगारी के लिए सरकार कहती है कि हम ये इनोवेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर वो धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे। इसके पीछे तो मैं बहुत दो सिर्फ तथ्य रखना चाहूंगा। आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं। जो आधिकारिक आंकड़ा आता है रोजगार का, वो कितने वर्ष पुराना आता है, मैं अपने राजनीतिक विरोधियों से पूछना चाहता हूं। वो वर्ष देख लें जिस आंकड़े की वो बात करते हैं कि बेरोजगारी का आंकड़ा है। दूसरी बात, आज जो स्थिति है, आप सबके हाथ में मुझे मोबाइल नजर आ रहा है। हमारी सरकार आने से पहले इस देश में मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां केवल 2 थी, आज 140 है। सैमसंग कंपनी की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में, हुंडई बनाने वाली कंपनी की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में। यदि दोगुनी गति से सड़क बनी है, दोगुनी गति से रेल बनी है, करोड़ों मकान बने हैं, सैकड़ों की संख्या में विमानपत्तन एयरपोर्ट्स आगे बढ़े हैं, और इतनी मोबाइल की कंपनी आगे बढ़ी है, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से बनाने वाले भी तो आए होंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सब स्वतः बन गए हों। इसलिए मेरा मानना है कि इस विषय के ऊपर आंकड़ों को लेकर विपक्ष के द्वारा, मैं मानता हूं, पुनः ईमानदारी से कह रहा हूं, वैश्विक मंदी है, वैश्विक मंदी का हम सामना कर रहे हैं और उसमें हम दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति में हैं। परंतु जो लोग वितंडावाद खड़ा कर रहे हैं, याद करिए आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो वित्त मंत्री थे जब देश का सोना गिरवी रखा गया था, रुपए का अवमूल्यन हुआ था, और आज यहां इस मंदी के दौर में भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑल टाइम हाई है। एक सवाल और सुधांशु जी, कि प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि देश को न झुकने दूंगा न बिकने दूंगा, जबकि जितनी भी सरकारी कंपनियां सारे प्राइवेट पे आप दे रहे हैं। तो क्या परिभाषा आप लगाएंगे? आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है, क्या माना जाए? देश को झुकने नहीं देंगे तो साफ दिखाई पड़ गया। आपने पिछले 2-3 साल में ही एक नहीं अनेक मौकों में देख लिया होगा, उरी से लेके और बालाकोट से लेके संयुक्त राष्ट्र संघ तक और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज से लेके सार्क की समिट तक, वहां से लेके हाउडी मोदी तक आपने सब देख लिया होगा कि मोदी जी ने देश का सम्मान और स्वाभिमान इस हद तक ऊंचा करके रखा हुआ है। सुधांशु जी, रेल मंत्री ने नोबेल पुरस्कार विजेता को वामपंथी बताया। वहीं पर अभिजीत ने कहा है कि जो सरकार है, ये जब से सरकार बनी उसके बाद से जो देश है मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में पूरी तरह से बांग्लादेश से भी नीचे स्तर पर आ चुका है। देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता है, उनका पूरा हम सम्मान करते हुए एक सिर्फ पक्ष कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का आकार क्या है। भारत के एक राज्य से भी छोटा आकार है। महाराष्ट्र राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था से बड़ा है। इसीलिए मैंने अपने वक्तव्य में क्या कहा, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से भारत सबसे तेजी से गति कर रहा है। हम समान में तुलना करते हैं। जैसे हम आज ये कहें अमेरिका से अधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो हम $2.7 ट्रिलियन की और वो $18 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, तो हमारी यह तुलना युक्ति संगत नहीं होगी। सुधांशु जी, राजस्थान की धरती पर सांसद बन के आने के लिए आपका स्वागत है। मेरा प्रश्न ये है कि आपने सरकार के अंतर्विरोध को अभी रेखांकित किया, तो राजस्थान की जनता कब इनसे छुटकारा पाएगी, कब विसर्जन होगा सरकार का? मैंने रेखांकित नहीं किया है, वो तो रेखा तो छोड़िए, इस तरह दिखाई पड़ रहा है राजस्थान की जनता चकाचौंध है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पर ये दो के बीच में क्या चल रहा है। अब मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, इसको कोई व्यक्तिगत टिप्पणी न माना जाए। अब अगर एक प्लेन में 2 पायलट एक साथ चाहें कि हम अपने अपने हिसाब से चलाएंगे तो प्लेन का क्या हर्ष होगा। और पुरानी फिल्म का आपने नाम सुना होगा, एक फूल दो माली, तो फिर दोनों चीजों का क्या हर्ष होता है, ये मेरे ख्याल से राजस्थान की जनता भुगतभोगी है। सर, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र में सर क्या उम्मीदें हैं दोनों राज्यों में? मेरे ख्याल से जो सर्वेक्षण आए हैं कुछ चैनल्स के, उसके आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हरियाणा और पार्टी ज्यादा आपस में